हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज जीके जीएस पार्ट 2 का। आज कल 21 क्वेश्चन हो गया था, आज 22 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 21 नंबर कल का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही था, कार्प बाल में। किसमें? कार्प बाल में। इसमें क्या है कि समुद्री तट कार्प बाल में क्या होता है कि मैच में 1 मिनट के विश्राम के साथ 6 मिनट के 2 भाग होते हैं। प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, 2 पुरुष होता है और 2 महिलाएं होते हैं। खिलाड़ियों को किसी भी समय प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन था कि महिला और पुरुष दोनों किस खेल की टीम में होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था, कार्प बाल। तो आइए आज का शुरू करते हैं। आज का 22 नंबर क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन होगा आप लोगों के सामने। पुलिस विभाग का प्रधान व पुलिस प्रशासन के सभी प्रश्नों पर राज्यपाल का सपरिषद सलाहकार होता है। ऑप्शन है पहला पुलिस महानिदेशक, बी है पुलिस महानिरीक्षक, सी है पुलिस उपाधीक्षक और डी है पुलिस अधीक्षक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पुलिस महानिदेशक पुलिस विभाग का प्रधान होता है और पुलिस प्रशासन के सभी प्रश्नों पर राज्यपाल का सपरिषद सलाहकार भी होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पुलिस महानिदेशक। देखिए यहाँ पर पुलिस महानिदेशक डीजीपी पुलिस बल में सर्वोच्च पद है। वह राज्य के मुख्य सचिव और कभी कभी सीधे राज्य के मुख्यमंत्री को भी रिपोर्ट करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं ये 23 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका 73वां संविधान संशोधन, बी है 74वां संविधान संशोधन और सी है 71वां और डी है 72वां। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नागरिक स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी, 1992 ईस्वी। देखिए इसमें व्याख्या देखते हैं। तो भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सलमान रुश्दी की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी थी? पहला ऑप्शन है सेम, बी है मिडनाइट चिल्ड्रेन और सी है द सैटेनिक वर्सेज और डी है द मूवर्स लास्ट साइन। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सेम जो है सलमान रुश्दी जी की जो किताब है वो 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मिडनाइट चिल्ड्रेन 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुई और द सैटेनिक वर्सेज का प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुई और द मूवर्स लास्ट साइन 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुई, 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से यदि देखें तो प्रथम रचना कौन सी हुई? तो 1981 में जो प्रकाशित हुई है तो मिडनाइट चिल्ड्रेन, ऑप्शन नंबर इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन बात करें सलमान रुश्दी जी की प्रथम रचना की, तो प्रथम रचना इनकी है ग्राइमस,
ग्राइमस, इनकी प्रथम रचना कौन सी है? ग्राइमस, जो 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें ग्राइमस ऑप्शन में नहीं है, ग्राइमस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मिडनाइट चिल्ड्रेन 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुई और 1981 में प्रकाशित मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है 1786 का एक्ट, और सी है 1793 का एक्ट, और डी है 1813 चार्ट एक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1786 का एक्ट, 1786 का एक्ट जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक राजसी का अर्थ है, संवैधानिक राजसी का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, बी है राजा द्वारा संविधान की रचना करना, सी है जनता द्वारा राजा का चुना जाना, और डी है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें बात करें तो संवैधानिक राजसी का अर्थ एक ऐसी सरकार से है जहां राजा संवैधानिक तौर पर एक राज्य का प्रमुख होता है और सरकार की एक प्रणाली के रूप में संवैधानिक राजशाही दलगत राजनीतिक से मुक्त औपचारिक रूप में राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें संविधान के अनुसार शक्तियों का प्रयोग होता है। संवैधानिक राजशाही का प्रमुख उदाहरण ब्रिटेन में देखने को मिलता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइएगा। तो संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? लंबा नदी बांध कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है रिहंद बांध, बी है फरक्का बांध, और सी है हीराकुंड बांध, और डी है कृष्ण राज सागर बांध। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी विकल्प सही है। देखिए यहाँ पर व्याख्या देखते हैं तो यह भारत का सबसे लंबा बांध है जिसकी कुल लंबाई 25.79 किमी है। यह दुनिया के सबसे लंबे बांधों की सूची में भी है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपको बताना होगा महानदी पर। कौन सा? सी हीराकुंड बांध। सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अधिनियम संख्यांक है कौन सा है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का जो अधिनियम संख्यांक है उसको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 49, बी है 37, सी है 20 और डी है 10। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 49। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? पहला ऑप्शन 1/6, बी है 1/8, सी है 1/10 और डी है 1/5।
कौन सा है ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा हुआ है, यूपी पुलिस में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो आप लोगों को बताना है कि लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है, गणपूर्ति या कोरम क्या है, तो ये आपको बताना है। तो आपको मालूम होगा कि संविधान का जो अनुच्छेद 100 है 100, वह बताता है कि प्रत्येक सदन या लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम जो होता है वो कुल सदस्यों का 10% होता है। कुल सदस्यों का 10% होता है, यानी कि 10% की बात करें तो आपका हो जाएगा 1/10। कितना होना चाहिए? 1/10, यानी कुल सदस्यों का 1/10 भाग होती है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि बात करें तो यदि मान लें कि 550 लोकसभा की सीटें हैं तो उसमें 550 में यदि 10 का भाग करें तो कितना हो जाएगा? 55। तो 55 लोकसभा में आयोजित करने के लिए गणपूर्ति कोरम कितना होगा? तो 55 होना चाहिए। राज्यसभा की 250 मान ले तो 250 में 10 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, यानी 25। राज्यसभा के लिए 25 होना चाहिए। तो इस प्रकार से गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्यों का 1/10 भाग होती है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है से संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्वच्छता, बी है डिजिटलीकरण, और सी है टीकाकरण, और डी है राजमार्ग विकास। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो जो मिशन इंद्रधनुष जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, टीकाकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। इसमें बात करें तो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की। कब की? तो 25 दिसंबर 2014 को। और मिशन इंद्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है। यह यूनिवर्सल टीकाकरण का कार्यक्रम 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। अब इनमें कौन कौन से रोग आ जाएंगे? तो तपेदिक, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, खसरा। इसके अलावा खसरा, रुबेला, रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, पोलियो के खिलाफ टीका को शामिल करने के बाद इन टीकाकरण की संख्या 12 हो गई है। और 2 दिसंबर 2019 को सघन टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष 2.0 की पूरे देश में शुरुआत हुई है। इसका लक्ष्य 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण करना है। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गया है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गया है? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो गया है, बी है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया है, सी है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, और डी है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो इसमें आपको बताना है कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना जो पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है। एक योजना चल रही थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाया जा रहा था, तो इसका अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। इसका नाम
बदल कर क्या कर दिया गया है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। आइए इसकी थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या की बात करें तो इसमें गरीब परिवारों के लिए परिसंपत्तियों के सृजन एवं स्वरोजगार हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1980 में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की शुरुआत की गई। 1999 में IRDP को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में परिवर्तित किया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो स्वयं सहायता समूह द्वारा गरीबों को संगठित करके स्वरोजगार उपलब्ध कराना था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को अधिक सुदृढ़ यानी मजबूत करने के लिए इसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को और मजबूत करने के लिए इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में कर दिया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण के लिए 3 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई। कहाँ से, तो 3 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई। आइए आइंस्टीन, अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है सापेक्षता का सिद्धांत, बी है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत, विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत और ब्राउनी गति का सिद्धांत। तो किसके लिए दिया गया है, आपको ये ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया, 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत इसी का नाम है। तो 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता, किस वर्ष जीता? एशियन गेम में पहली बार फुटबॉल का जो स्वर्ण पदक जीता था वो किस वर्ष जीता था? पहला ऑप्शन है 1951, बी है 1958, सी है 1962 और डी है 1954। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 1951। 1951 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसकी व्याख्या देखें तो एशियन गेम में भारत ने पहली बार वर्ष 1951 में फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता। इन खेलों की शुरुआत सन 1950 में होनी थी, लेकिन तैयारियों की कमी के चलते यह गेम पहली बार 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस खेल में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर था। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष में हुई थी आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1928, सी है 1938 और बी है 1948 और डी है 1958। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1928 में। इसमें बात करें तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI ने भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। इस बोर्ड का गठन तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत 1928 में पंजीकृत किया गया था। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1 दिसंबर, सी है 5 मई और बी है 31 अक्टूबर और डी है 13 सितंबर। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1965 में की गई थी और 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। के.एफ. रुस्तम जी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोगों को मालूम होगा कि एग्जाम वॉरियर बहुत ही फेमस पुस्तक है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बगदाद की राजधानी है, बगदाद किसकी राजधानी है ये आपको बताना है। इराक की राजधानी बगदाद, थाईलैंड की बैंकॉक और चीन की बीजिंग होगी और रूस की मॉस्को होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बगदाद किसकी राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन विंट सर्फ, बी है डेविड कॉम और सी है जॉर्ज क्लॉड और डी है जोसेफिन कोचरेन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विंट सर्फ ने इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किया था, विंट सर्फ ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पहला ऑप्शन हरियाणा में, बी है जम्मू कश्मीर में, सी है हिमाचल प्रदेश में और डी है पंजाब में। तो कहाँ है? सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी जिले में चिनाब नदी पर सलाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। तो कहाँ पर है ये? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस परियोजना से उत्पादित बिजली जो है उत्पादित बिजली द्वारा रियासी, उधमपुर तथा अन्य निकटवर्ती नगरीय केंद्रों की मांग पूरी की जाती है। तो यहाँ पर सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर में है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो पहला ऑप्शन है दलीय पार्टी प्रणाली, बी है संसदीय प्रणाली और सी है जातीय व्यवस्था और डी है आर्थिक प्रणाली। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो स्वतंत्र भारत के संबंध में यदि बात करें तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद जातीय व्यवस्था का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। किंतु स्वतंत्रता के 6 दशकों के बाद भी जाति व्यवस्था भारतीय राजनीति से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हुए हैं, जो लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत है। तो ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुलिस एवं जनता के मध्य मधुर संबंध आवश्यक होते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन असामाजिक तत्व न पनपे, बी शांति स्थापित हो, सी अपराध न हो पाए और डी उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन पहला है 1565, बी है 1575, सी है 1585 और डी है 1570 ईस्वी में। तो तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? तो तालीकोटा का प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ था
लड़ाई हुई थी वह 1565 ईस्वी में हुई थी। विजय साम्राज्य एवं दक्षिण राज्यों के मध्य लड़ा गया था। और दक्षिण राज्यों में कौन कौन से राज्य थे, तो इसमें बात करें तो बीजापुर, विदर, अहमदनगर एवं गोलकुंडा ये दक्षिण राज्यों के अंतर्गत आते थे। और बीजापुर सम्राट एवं दक्षिण राज्यों के मध्य तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। कब? 1565 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला है तेलंगाना, बी है महाराष्ट्र, और सी है जम्मू कश्मीर, और डी है गुजरात। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। आइए अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद अगर हो तो कहाँ सुलझेगा, ये आपको बताना है। तो उच्च न्यायालय में फाइल किया जाएगा। बी, निर्वाचन आयोग को भेजा जाना चाहिए। सी, उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जा सकता है। और डी ऑप्शन है आप लोगों के सामने, उच्चतम न्यायालय में आवश्यक फाइल किया जाना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी और डी दोनों सही होना चाहिए, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद जो होता है वो उच्चतम न्यायालय में आवश्यक फाइल किया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अनुसार राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित समस्त विवादों को निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में विकल्प देखें तो सी भी सही होना चाहिए। लेकिन जो एसएससी जो परीक्षा हुआ था एसएससी के, तो इसमें एसएससी ने ऑप्शन नंबर डी को सही किया है। इसलिए जो बोर्ड ने सही किया है उसको हम लोग सही करेंगे, और ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय में आवश्यक फाइल किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।